नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए यह जीएस जीके का 6वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम 30 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि इन क्वेश्चंस में से आपका कितना क्वेश्चन सही है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। फ्रेंड्स, अब हम सभी जानेंगे कि भारत के जो 9 शास्त्रीय नृत्य हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु से संबंधित है नृत्य भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है और यह सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद नंबर आता है कथक का। दोस्तों, कथक का संबंध उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से संबंधित है और अगर ये ऑप्शन में न आए तो ऑप्शन में आएगा यूपी। यूपी या उत्तर पश्चिम और मध्य भारत से कथक नृत्य संबंधित है। अब हमारा अगला जो नृत्य है वह है कथकली। फ्रेंड्स, कथक और कथकली ये अलग अलग नृत्य हैं और ये दोनों ही शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है और कथक यूपी से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला जो नृत्य है वह है कुचिपुड़ी। फ्रेंड्स, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो यह भी आप सभी को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा अगला नृत्य है उड़ीसी। उड़ीसी उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसी अगर पूछा जाए तो उड़ीसा से संबंधित है और मणिपुरी पूछा जाए तो दोस्तों मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। और इसके बाद जो हमारा अगला नृत्य है वह है मोहिनी अट्टम। दोस्तों, मोहिनी अट्टम केरल से संबंधित है, यानी कि 9 शास्त्रीय नृत्यों में 2 नृत्य केरल से संबंधित है। अब हमारा जो अगला नृत्य है वह है दोस्तों असम का क्षत्रिय। दोस्तों, एक नृत्य है बिहू असम का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन वह शास्त्रीय नृत्यों की संख्या में नहीं आता है। असम से क्षत्रिय नृत्य भारत के 9 शास्त्रीय नृत्यों में आता है, तो यह आप सभी को याद रखना है। इसके बाद हमारा जो अगला और आखिरी नृत्य है वह है छऊ। दोस्तों, छऊ पूर्वी भारत या छत्तीसगढ़ से संबंधित है, तो इन 9 नृत्यों के बारे में आप सभी को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना ग्रंथ है, जिसे महर्षि वेद व्यास के द्वारा 4 भागों में विभाजित किया गया है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, यानी कि यह जो 4 वेद हैं यही महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया और विभाजित किया गया। और इसी में से एक वेद है जिसे सामवेद के नाम से जाना जाता है और इसका संबंध शास्त्रीय संगीत से है, यह आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, सामवेद में संगीत के बारे में गहराई से चर्चा की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में किस भाग में बम्बू नृत्य या बांस नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, मिजोरम के ग्रामीण क्षेत्रों में बम्बू नृत्य या बांस नृत्य फसल के आने पर किया जाता है और इस नृत्य को चेराब नृत्य भी कहा जाता है। बम्बू नृत्य, बांस नृत्य या चेराब नृत्य, ये तीनों नाम एक ही नृत्य के हैं और ये तीनों ही मिजोरम राज्य से संबंधित है। फ्रेंड्स, मिजोरम से ही संबंधित है खुल्लम नृत्य, यह भी इम्पॉर्टेंट है। खुल्लम शब्द का अर्थ होता है मेहमानों का नृत्य और मिजोरम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे चाप चार कूट के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि चाप चार कूट महत्वपूर्ण त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो यह भी मिजोरम से संबंधित है और इस त्यौहार के अवसर पर चेल्लम नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों, चेल्लम नृत्य, चेराब नृत्य और बम्बू या बांस नृत्य, ये तीनों मिजोरम से संबंधित है। इतना आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यह दिल्ली में स्थित है। इसके बाद हम भारत के अन्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो दोस्तों, इसमें हमारा नंबर आता है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, यह मुंबई में स्थित है। इसके बाद अगला जो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है वह है कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और राजीव गांधी की बात की जाए तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना से संबंधित है। अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह एमपी के इंदौर से संबंधित है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इन हवाई अड्डों के बारे में आप सभी को इस क्वेश्चन से याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविश्वविद्यालय में किया गया था, जिसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिनिधियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में भाग लिया था, तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एलन ऑक्टेन ह्यूम थे। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? फ्रेंड्स, संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाया जाता है, और अगर देश की बात करें तो यह मुख्यतः इंडोनेशिया में पाया जाता है। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो इसे वुल्फिया नाम से जाना जाता है, और वुल्फिया जलीय पौधों का सबसे छोटा समुदाय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? फ्रेंड्स, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है लाखों में दान देने वाला। यानी इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, के बाद 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की नींव पूछा जाए किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की नींव 1206 ईस्वी में रखी गई थी, और यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। हमारा अगला क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? फ्रेंड्स, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन, इसी को एथिलीन भी कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग फलों के पकाने में किया जाता है। आप सभी के ऑप्शन में अगर एसिटिलीन न देकर कैल्शियम कार्बाइड दिया जाए तो वह भी सही होगा, और एसिटिलीन दिया जाए तो वह भी सही होगा। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों, बीट यह कंप्यूटर के डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बीट का शॉर्ट फॉर्म होता है बाइनरी अंक, और यह कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। अब इसमें आप सभी के लिए महत्वपूर्ण यह है कि 4 बीट बराबर 1 निबल होता है, और 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को यह याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक थी, और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक थी। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया है। तो इसमें ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध को उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बनाया गया है। इस नदी को भी आप सभी को याद रखना है। महानदी पर हीराकुंड बांध को बनाया गया है, और यह बांध संसार का सबसे बड़ा और लंबा बांध है। अब इसके साथ साथ 2-3 बांध और है, इन्हें भी आप सभी को याद रखना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध को नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर केरल में बनाया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि इडुक्की बांध किस नदी पर है, तो यह पेरियार नदी पर है और केरल में बनाया गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा अगला बांध है, पंजाब में स्थित है यह। इसे रणजीत सागर बांध के नाम से जाना जाता है, और यह रावी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित हुई, और इस बैठक में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। अस्थायी पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा जी, और अस्थायी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, प्रथम लोकसभा का गठन आम चुनाव 1952 के बाद हुआ था, और प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वे थे अनंत सैनम अयंगर। तो यह इस क्वेश्चन से आप सभी को याद रखना है।
नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न को 1954 ईस्वी को शुरू किया गया था और सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में इसे सी राजगोपालाचारी, जो कि भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इन्हें, और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। तो 1954 में 3 भारतीयों को भारत रत्न प्रदान किया गया था। इनके नाम थे सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो इन नामों को भी आप सभी को याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री साथ नियुक्त किए गए थे। फ्रेंड्स, मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने थे। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ये 2 उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते हुए चुने गए थे। अब इसमें आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है जाकिर हुसैन का संबंध तबला से था और हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से था। शिव कुमार शर्मा की बात की जाए तो दोस्तों शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से था। तो इन वाद्य यंत्र और इनके बजाने वालों के बारे में भी आप सभी को याद रखना है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। इस विधवा पुनर्विवाह कानून को 1856 ईस्वी को वैध बनाया गया था और इस अधिनियम को डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था। इस अधिनियम को डलहौजी के कार्यकाल के दौरान तैयार किया गया था, जो कि तत्कालीन गवर्नर था। इसके बाद कैनिंग के द्वारा इसे पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। तो यह आप सभी को याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और इस विश्वविद्यालय को 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यानी कि 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और इसे उस समय मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। 1920 में इसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। फ्रेंड्स, तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ कंगारू कहा जाता है, जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। तो इन देशों के उपनाम आप सभी को याद रखने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अवध का अंतिम नवाब कौन था। फ्रेंड्स, वाजिद अली शाह 1856 तक अवध के अंतिम और 10वें नवाब थे। अवध को अंग्रेजों के द्वारा कुप्रबंधन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया था। तो आपको याद रखना है कि अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान के बारे में आप सभी को याद रखना है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में स्थित है। और चीनी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में चीनी अनुसंधान संस्थान स्थित है। परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का उड़ीसा में स्थित है। यह आप सभी को याद रखना है। अगर हमसे यह पूछा जाए कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो वह है बुलर झील और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह है गोदावरी नदी। और अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो यह है गंगा नदी। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो वह ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। दोस्तों, गोदावरी नदी की बात की जाए तो इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है और अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। फ्रेंड्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम झरना कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा या उच्चतम झरना कर्नाटक के शिमोगा जिले में वराही नदी पर कुंचिकल जलप्रपात या झरना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो वह है कुंचिकल झरना और यह कर्नाटक में स्थित है और यह वराही नदी पर स्थित है। और इसके साथ साथ आप सभी को एक और झरना के बारे में याद रखना है, इसे जोग या गोरसप्पा के नाम से जाना जाता है। यह झरना कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं। दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं और विश्व में बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। विश्व की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, भारत की बात की जाए तो MS स्वामीनाथन जी हैं। भारत में अगर श्वेत क्रांति की बात की जाए तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है। दोस्तों, विश्व कवि, कवि गुरु और गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। विश्व कवि के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को, राष्ट्र कवि के नाम से मैथिली शरण गुप्त को जाना जाता है और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 दिसंबर को प्रतिवर्ष विजय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, यह इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आप सभी को अपना स्कोर कार्ड हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हम बात कर रहे हैं अपने इस क्वेश्चन की कि तिब्बत से आने वाली सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तिब्बत से आने वाली सतलज नदी भारत में सिपिला दर्रे से प्रवेश करती है। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है रोहतांग दर्रा। तो यह भी आप सभी को याद रखना है। और इसके साथ साथ दीपू दर्रा या दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।